नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। आज की कहानी में बूढ़ी चिड़िया ने ये बताया कि चाहे तुम अपना कलेजा भी निकाल कर दे देना, पर ये 3 लोग कभी भी तुम्हारे सगे नहीं होंगे। कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वो राजा हमेशा ही अपनी प्रजा के सभी दुखों का निवारण किया करता था। राजा की प्रजा भी अपने राजा से बड़ी प्रसन्न थी। राजा के राज्य में नगरवासियों को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। राजा के 2 छोटे भाई भी थे, जो राजा के साथ उसके महल में ही रहते थे। वो दोनों छोटे भाई अपने बड़े भाई राजा से बड़ी जलन रखते थे। वो दोनों खुद नगर के राजा बनना चाहते थे। वो दोनों भाई हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते थे कि किस तरह राजा का हर काम बिगाड़ दिया जाए और प्रजा राजा के कामों से तंग आकर उसे राजगद्दी से हटा दे। एक दिन की बात है, राजा का जन्म दिवस आता है। अपने जन्मदिन की खुशी में राजा पूरे नगरवासियों के लिए दावत देता है और राजा की रसोई में पूरे नगरवासियों के लिए भोजन तैयार होता है। अभी वो राजा के छोटे दोनों भाई व्यवस्था का मुआयना करने के लिए रसोई में घुस जाते हैं और रसोइये को अपनी बातों में उलझाकर भोजन में कोई जहरीली औषधि मिला देते हैं। रसोई से बाहर आकर वो दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। सोचते हैं कि अब तो यह भोजन खाकर नगर की सारी प्रजा बीमार पड़ जाएगी और क्रोध में आकर नगर के सारे लोग राजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बोलेंगे। तब हम में से कोई एक राजा बनेगा। और इधर क्या होता है, राजा के महल में रहने वाली एक बूढ़ी चिड़िया उन दोनों भाइयों को भोजन में वो औषधि मिलाते हुए देख लेती है। अब तो चिड़िया बड़ी चिंतित होती है और उड़ती हुई राजा के पास जाती है। चिड़िया राजा को सारी बात बता देती है। चिड़िया कहती है कि राजा साहिब, आपने जो प्रजा के लिए भोजन तैयार करवाया है, उसमें विष मिला हुआ है। राजा को ये बात जानकर बड़ी हैरानी होती है कि उसके सगे भाई उसके साथ ऐसा करना चाहते हैं। राजा अब तुरंत रसोई में जाता है और जिस बर्तन में विष मिला हुआ था, उस भोजन को राजा फेंक देता है और रसोइये को दूसरा नया भोजन बनाने के लिए कहता है। अब नगर की सारी प्रजा भोजन करने के बाद अपने घर चली जाती है। इधर राजा उस बूढ़ी चिड़िया का खूब धन्यवाद करता है और कहता है कि हे चिड़िया, जिन भाइयों को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। चिड़िया कहती है कि राजा साहिब, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आपके दोनों भाई आपका हर एक काम बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि राजा साहब, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि चाहे कलेजा निकाल कर दे दो, लेकिन ये 3 लोग कभी आपके अपने नहीं होते हैं। राजा कहता है कि हे चिड़िया, तुम अपनी कहानी शुरू करो, मैं मन लगाकर पूरी कहानी को सुनूंगा। अब बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। चिड़िया कहती है, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में
भानु प्रताप नाम के राजा राज किया करते थे। उस राजा के महल के पास एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फलों और फूलों के पौधे लगे हुए थे, जिन पर तरह तरह के फल लगते थे। राजा के बगीचे में एक विचित्र तरह का पेड़ भी था, जिस पर सोने के फल लगते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए वहां पर कई सैनिक तैनात किए हुए थे, ताकि कोई भी उस पेड़ से फल तोड़कर और चुराकर ना ले जाए। माली भी उसकी हर समय देखभाल करता था। माली रोजाना शाम को उस पेड़ के फल गिनकर सोता था और सुबह होने पर फिर उन्हें गिनता था। एक दिन की बात है, माली ने जब सुबह सुबह उस पेड़ के फल गिने, तब उनमें से एक फल कम निकला। माली ने तुरंत ही जाकर राजा के दरबार में इस बात की सूचना दी। अब राजा साहिब माली की बात सुनकर तुरंत बाग में पहुंच गए। राजा को यह दृश्य देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हमारे बगीचे में सुरक्षा का इतना ज्यादा गहरा इंतजाम होते हुए भी, चारों तरफ सैनिकों का पहरा होते हुए भी, फिर कैसे एक सोने का फल किसी ने चुरा लिया। राजा ने अपने दरबार में घोषणा कर दी कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे सोने का फल चुराने वाले चोर को पकड़कर लाएगा, उसे हम अपने दरबार में सबके सामने सम्मानित करेंगे। राजा की ये बात सुनकर सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि पिताजी, यदि ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो। आज रात्रि को मैं बाग में पहरा लगाऊंगा और मैं आपको उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा जो हमारे बगीचे से फल चुरा कर ले गया है। राजा भानु प्रताप ने अपने बड़े बेटे को रात को बाग में जाकर पहरा देने की इजाजत दे दी। उसके बाद बड़ा राजकुमार उसी बगीचे में चारों तरफ पहरा देने लगा। लेकिन पहरा देते देते 2-3 घंटों के बाद में उस राजकुमार को नींद आ गई और नींद की वजह से वो राजकुमार सो गया। सुबह उठ करके जब उस राजकुमार ने उस पेड़ के फल गिने, उनमें से एक फल कम था। राजकुमार को बड़ी ही हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि मैं रात भर पहरा लगाता रहा, फिर भी कोई फल को चुरा कर ले गया। सुबह उसने ये बात राजा साहिब को बताई। राजा ने देखा कि हमारा बड़ा बेटा उस वृक्ष की रखवाली करने में असफल रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले गया। अगले दिन राजा से उसके दूसरे बेटे ने इजाजत मांगी और कहा, पिताजी, आज वृक्ष की रखवाली का काम मैं करूंगा। देखता हूं कि आज फल कौन चुरा कर ले जाता है। अब दूसरी रात के लिए राजा ने अपने दूसरे बेटे को इजाजत दे दी और कहा कि पुत्र, जाओ और हमारे बगीचे की ठीक से रखवाली करना। सुबह तक चोर हमारी पकड़ में आ जाना चाहिए। राजा का दूसरा बेटा भी अब वृक्ष की रखवाली करने के लिए चला गया। आधी रात तक वो पहरा देता रहा। उसके बाद उसे भी नींद आ गई। फल की चोरी उस रात भी हो गई। ये देख के राजा बड़ा ही चिंतित हुआ। बाकी दरबार के लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। इस बात को सोच सोचकर दरबार के लोग हताश होकर बैठे थे। तब राजा का छोटा राजकुमार आता है और कहता है कि पिताजी, आज रात आप मुझे भी इजाजत दे दो।
मैं भी उस वृक्ष की पहरेदारी करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो चोर कौन है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आज रात्रि में मैंने पहरा दिया, उस चोर को पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। राजा भानु प्रताप अपने छोटे पुत्र से अधिकतर नाराज रहता था। उसकी नाराजगी का कारण था कि वो अपने सबसे छोटे बेटे को मूर्ख मानता था। राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा कि जब तुम्हारे दोनों भाई असफल हो गए हैं, तो तुम क्या कर सकते हो? इसलिए बेटा जाओ, तुम अपना काम करो। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। किंतु राजा का छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने कहा, पिताजी, एक बार आप मुझे अवसर देके तो देखो। राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा ने उसे पहरा देने की इजाजत दे दी। अब छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात में जाकर उसकी पहरेदारी करने लगा। उस राजकुमार ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में आज रात सोऊंगा नहीं और आज रात्रि में उस चोर को जरूर पकड़ लूंगा। अपनी नींद को जीतकर राजकुमार उस वृक्ष पर दृष्टि बनाए हुए था। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ता हुआ वहां पर आया और उस वृक्ष पर बैठ गया। उसके देखते ही देखते सोने का वो तोता एक फल तोड़कर अपनी चोंच में पकड़कर वहां से जाने लगा। राजकुमार तो पहले से ही सावधान था। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस तोते पर निशाना साधा। राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। वह तोता बड़ा चालाक था। वो तीर के निशाने से बच गया और उड़ता हुआ वहां से चला गया। परंतु तीर लगने से सोने के उस तोता का एक पंख टूटकर नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने वो पंख उठाकर अपने पास रख लिया और सवेरा होते ही पूरी बात राजा साहिब को बताई और वो सोने का पंख भी राजा साहिब को दे दिया। सोने के पंख को निहारकर राजा बड़ा चकित हुआ। वो उस पंख को देखकर उस पर मोहित हो गया। वो उस पंख को हाथ में लेकर देखता रहा और कहने लगा कि पुत्रों, यदि ये पंख इतना सुंदर है तो वो पक्षी कितना सुंदर होगा। ऐसा पक्षी तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। हमारा राजमहल उस सोने के तोते से और भी सुशोभित हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने मन की इच्छा बताई और कहा कि पुत्रों, अब मैं यह चाहता हूँ कि अब कोई उस तोते को पकड़कर लाए। राजा की ये बात सुनकर राजा का बड़ा राजकुमार सबसे पहले ये कार्य करने के लिए तैयार हो गया और कहा कि पिताजी, मैं उस तोते को पकड़कर लाऊंगा। इस प्रकार वो उस तोते को ढूंढने के लिए राजा भानु प्रताप का बड़ा बेटा उस जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद बड़े राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष पर बैठा एक सफेद तोता आराम कर रहा था। तोते को देखकर राजकुमार ने धनुष पर तीर चढ़ाया और तोते के ऊपर छोड़ने ही वाला था। तभी उसी समय तोते ने चिल्लाकर कहा
कि हे राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि आप सोने के तोते की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी सलाह मानो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, तो आप अपने काम में सफल होकर लौटेंगे। आप इस रास्ते पर सीधे चले जाओ। आगे जाने से पहले आपको एक गांव के बाहर दो गुफाएं मिलेंगी। उनमें से एक गुफा बहुत सुंदर और सजी धजी दिखाई देगी, जो दिखने में बड़ी लुभावनी होगी। दूसरी गुफा उबड़ खाबड़ झाड़ कांटों से युक्त होगी, लेकिन तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश मत करना। तुम उस झाड़ियों से नियुक्त गुफा में प्रवेश कर जाना। जब तुम उस गुफा के अंदर चले जाओगे, तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। सफेद तोता की बात सुनकर राजकुमार ने सोचा, जरूर ये तोता मुझे मूर्ख बनाकर किसी गलत स्थान पर पहुंचाना चाहता है। मुझे इस तोते की बातों में नहीं आना चाहिए। अब तो राजकुमार ने उस तोते को डांटते हुए कहा, अरे धूर्त तोते, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद और सलाह की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग जा यहाँ से। इतना कहने के बाद राजकुमार ने उस धनुष से तीर उस तोते के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वो चालाक तोता राजकुमार के तीर से बचकर भाग गया। चिड़िया आगे कहती है कि उसके बाद राजकुमार ने आगे को प्रस्थान किया। चलते चलते वह एक नगर के पास पहुंचा। उसने देखा कि सचमुच वहां पर दो गुफाएं थीं। उनमें से एक गुफा बड़ी ही साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी। गुफा के अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार जाकर उस सुंदर सी गुफा के अंदर ठहर गया। गुफा के अंदर जाने के बाद वो भी उस नाच गाने में शामिल हो गया। वो ये बात भूल गया कि वो एक सोने की तोते की तलाश में महल से निकला था। इस प्रकार उसे कई दिन बीत गए। ना तो उसने उस तोते की तलाश की और ना ही वह अपने घर लौटा। तभी राजा भानु प्रताप ने अपने दूसरे बेटे को आदेश दिया कि बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई भी अभी तक लौटकर नहीं आया है। सोने के तोते की तलाश करने के लिए गया था। अब तुम जाओ और उस सोने के तोते की तलाश कर कर आओ। राजा की आज्ञा पाकर राजा का दूसरा बेटा जंगल के लिए चल दिया। वो जंगल में पहुंचा तो उसे भी वही सफेद तोता मिल गया जो उसके बड़े भाई को मिला था। वही बातें तोता ने दूसरे राजकुमार से भी कही, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह उस तोते की बात नहीं मानी और चलते चलते वो भी उसी सुंदर गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा में चल रहे नाच गान में शामिल हो गया। वह भी भूल गया कि वो किस काम से आया है। जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर अपने नगर नहीं गया, तब राजा के सबसे छोटे बेटे ने राजा को कहा, पिताजी, मैं सोने के तोते की खोज करने जंगल में जाऊंगा। राजा ने कहा, पुत्र, जब तुम्हारे वो दोनों भाई उस तोते को नहीं तलाश कर पाए, तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए तुम शांत रहो और घर में बैठो। राजा के बार बार मना करने पर भी छोटा राजकुमार
जिद करने लगा। तब मजबूर होकर राजा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी जंगल की तरफ घोड़ा लेकर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही सफेद तोता मिलता है। उसे देखकर राजकुमार ने अपना धनुष बाण लिया और उस तोते पर तान दिया। तोता ने कहा कि हे राजकुमार, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा यदि तुम मेरी बात मानोगे, अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। उस राजकुमार ने तोते की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा और मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। तोता अब खुश होकर कहता है, हे राजकुमार, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, क्योंकि तुमने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे इसी बात पर प्रसन्न हूँ। मुझसे जितनी भी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुँचा देता हूँ। आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस प्रकार वो तोता अपने आकार को और बड़ा कर लेता है। अब राजकुमार उसके ऊपर सवार हो गया। राजकुमार के बैठते ही वो तोता एकदम से हवा में उड़ने लगा और थोड़ी सी देर में ही वो उस जंगल और पहाड़ों को पार करता हुआ उसी नगर में जा पहुंचा। वहां उसे वो दोनों गुफाएं दिखाई दी। तभी राजकुमार ने उस तोता की बात मानकर पुरानी गुफा में ही डेरा डाल दिया और वहीं पर अपना रहने का स्थान बना लिया। वहीं पास में बहुत सुंदर दिखने वाली गुफा भी थी, पर छोटा राजकुमार उसके लोभ में नहीं आया। वो उस गुफा में नहीं गया। रात भर विश्राम करने के बाद सवेरा होने के बाद राजकुमार आगे को चल देता है। वहीं से उसे कुछ दूरी तय करने पर वही तोता फिर से मिल जाता है। तो उस तोते ने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब यहाँ से आगे तुम्हें क्या करना है। तुम यहाँ से सीधे चलते रहो और आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत ही सुंदर महल मिलेगा, जिस महल की हर समय सैनिक लोग पहरेदारी करते हैं। तुम उन सैनिकों से मत डरना और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि उस राजा के सैनिक इस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चित होकर के उस महल के अंदर चले जाना और उस महल के कमरों को पार करते हुए उस जगह पे चले जाना जहां पर लोहे के एक साधारण से पिंजरे में सोने का तोता बंद है। तुम उस पिंजरे को तोते सहित उठाकर महल के बाहर ले आना, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, उस सोने के तोते के पास में एक बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात जड़ा हुआ पिंजरा भी पड़ा होगा। तुम भूलकर भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। लेकिन जैसे ही तुम उस लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उस हीरे जवाहरात जड़े हुए पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर उस तोता ने फिर से उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और थोड़ी सी देर में ही राजकुमार को उस महल के पास में पहुंचा दिया। राजकुमार ने उस महल के पास में जाकर देखा कि वास्तव में उस महल के जो पहरेदार सैनिक थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। वह बिना डरे ही सीधे महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद
वहीं पर जा पहुंचा जहां पर सोने का तोता एक पिंजरे में कैद था और उस तोते के पिंजरे के पास 3 सोने के फल भी पड़े थे। राजकुमार उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये फल तो मेरे ही बगीचे से चुराए हुए फल हैं। राजकुमार को सोने का तोता बहुत ही सुंदर लगा। वह बड़े गौर से उसे देख रहा था। अब सोने का तोता लेकर राजकुमार वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर पास में रखे हुए एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ जाती है। वह पिंजरा हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। वह पिंजरा देखने में बहुत सुंदर था। उसमें एक से एक हीरे मोती जड़े हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगा। राजकुमार उस पिंजरे की सुंदरता से उस तोते की बात को भूल गया। उसने तुरंत ही तोते को उस लोहे के पिंजरे से निकालकर उस हीरे मोती जड़े हुए पिंजरे में बंद कर दिया। उस तोते ने नए पिंजरे में आने के बाद जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वो राजकुमार उस पिंजरे को उठाकर अभी थोड़ी दूर भी नहीं चल पाया था। तभी उसी समय पर बहुत सारे सैनिक उस राजकुमार के पास आ पहुंचे और सिपाहियों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। उसे याद आने लगा कि सफेद तोता ने मुझे क्या कहा था और मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी बना लिया गया हूँ। तब सैनिक उसे खींचते हुए राजा के दरबार में लेकर गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने पूरी बात बता दी। राजा कहने लगा, हे राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने के लिए आए थे। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। इस अपराध की वजह से मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। हे राजकुमार, यदि तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? तब राजा कहता है, यदि तुम मेरे लिए सोने का एक मृग लाकर दे दोगे और इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और बदले में तुम्हें ये सोने का तोता भी दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की वो शर्त माननी पड़ी। अब वो राजकुमार सोने की मृग की तलाश में निकला। उस महल के बाहर जाने के बाद राजकुमार ने देखा कि वो सफेद तोता उसका बाहर इंतजार कर रहा है। उस राजकुमार ने जाकर उस तोता को सारी घटना बताई। उसी समय पर तोता ने बड़े निराश होकर कहा कि हे भाई, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे बताए अनुसार कोई काम नहीं किया है। जैसा मैंने पहले तुम्हें समझाया था, यदि तुम उसी प्रकार काम करते तो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो और एक बार मेरी मदद और कर दो। तुम्हारे बिना मैं सोने का मिर्ग नहीं ला पाऊंगा। मुझे यहाँ के राजा ने सोने का मिर्ग लाने के लिए कहा है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया और सोने का मिर्ग नहीं दिया, तो यहाँ का राजा मुझे वो सोने का तोता नहीं देगा और मुझे फांसी पर लटका देगा। तब सफेद तोता ने राजकुमार की बात सुनकर कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ।
अब तुम एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। यहाँ से कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक राज्य में राजा का महल मिलेगा। उस महल के पास एक बगीचे में तुम्हें सोने का मृग दिखेगा। उस बगीचे के नौकर चाकर सभी सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और उस सोने के मृग को पकड़कर ले आना। लेकिन राजकुमार, एक बात याद रखना, उस मृग को बांधने के लिए वहीं पर दो रस्सी पड़ी होंगी। उनमें से एक रस्सी पुरानी होगी और एक रस्सी सोने की होगी। तुम उस मृग को साधारण सी रस्सी से बांध लेना। उस सोने की रस्सी को हाथ भी मत लगाना और उसके बाद तुम उस मृग पर सवार हो जाना, क्योंकि वो मृग घोड़े की तरह दौड़ता है। तुम उस मृग को दौड़ाते हुए उस बगीचे से बाहर निकल आना। राजकुमार ने कहा, हे तोता, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। जैसा तुमने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। अब उस सफेद तोता ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाकर और कुछ ही देर में उस महल के बगीचे में पहुंचा दिया। उस बगीचे के पास पहुंचते ही उस तोता ने राजकुमार को नीचे उतारा और वहां से चला गया। तभी राजकुमार घूमता हुआ उस महल में जा पहुंचा। महल में उसने जाकर देखा कि सभी नौकर चाकर सो रहे हैं। जब थोड़ी देर बाद राजकुमार उस महल के बाहर जो बगीचा था, उस बगीचे में पहुंचा, तो उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सोने का मृग घूम रहा था। राजकुमार ने उस बगीचे के अंदर जाकर देखा। राजकुमार ने इतना सुंदर मृग पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस मृग को पकड़ लिया। जब वो उसे बांधने के लिए रस्सी देख रहा था तो उसकी नजर कोने में पड़ी हुई एक सोने की रस्सी पर पड़ी। वह रस्सी दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी और उसमें हीरे मोती चमचमा रहे थे और उसके पास में ही एक साधारण सी पुरानी रस्सी पड़ी हुई थी। राजकुमार ने सोचा कि इतने सुंदर मृग को इतनी साधारण सी रस्सी के साथ बांधना अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमार उस सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वो साधारण सी रस्सी छोड़कर वो सोने की रस्सी उठा ली और उसके गले में बांधने लगा। इतने में वो मृग जोर जोर से चिल्लाने लगा। मृग की आवाज सुनकर महल के जो सिपाही थे वो सब जाग गए। थोड़ी सी देर में ही उन सिपाहियों ने राजकुमार को बंदी बना लिया। तब सिपाहियों ने उस राजकुमार के हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश कर दिया। राजकुमार ने राजा को सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा कि हे युवक, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा का हुक्म देता हूँ। लेकिन राजकुमार, इससे पहले यदि तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। राजा कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर सोने से बना हुआ एक महल है और उस महल में बहुत ही सुंदर एक राजकुमारी रहती है। राजकुमार, यदि तुम मेरे लिए उस राजकुमारी को लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे प्राण छोड़ सकता हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें ये सोने का मृग भी दे दूंगा। अब वो राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में पड़ गया था। राजकुमार को मजबूर होकर उस राजा की शर्त माननी पड़ी। अब राजकुमार वहां से उस सोने से बने हुए महल की तलाश में निकल पड़ता है। वहां से कुछ दूर निकलने पर उसे फिर से वही सफेद तोता मिल जाता है।
तोता कहने लगा, हे भाई, तुमने इस बार फिर से मेरी बातों को नहीं माना। यदि तुम मेरी बातों को मान जाते तो आज तुम्हारे सामने ये नई मुसीबत खड़ी ना होती। हे राजकुमार, मुझे अब तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें उस सोने से बने हुए महल के पास पहुंचा दूंगा। तुम उस महल के बाहर छिपे रहना। जब राजकुमारी स्नान करने के लिए एक सरोवर पर आए, तो उसी समय तुम आगे बढ़ करके उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रप्रभा का हाथ पकड़ोगे, तो उसी समय राजकुमारी तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, एक बात तुम मेरी गांठ बांध कर रखना। तुम उस राजकुमारी को वहां से अपने साथ लेकर चले आना। वो चाहे कितना भी कहे, उसे महल में वापस मत जाने देना। तोता कहता है कि हे राजकुमार, वो राजकुमारी तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने का प्रयत्न तो बहुत करेगी और तुमसे कहेगी कि मैं अभी तुरंत अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ। लेकिन तुम उस राजकुमारी की इन मीठी मीठी बातों में मत फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो तुम फिर एक नई मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहने के बाद सफेद तोता ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठा लिया और हवा में उड़ता हुआ उसी महल की ओर चलने लगा। महल के पास पहुंचते ही वो राजकुमार एक वृक्ष की आड़ लेकर खड़ा हो गया। इधर राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई, तो उसी समय राजकुमार ने बड़ी हिम्मत बांधकर आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ बड़ा ही कसके पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी राजकुमार के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। राजकुमारी कहने लगी, हे राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार को तोता की बात अच्छी तरह से याद थी और राजकुमार सोचने लगा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। राजकुमार बोला, नहीं राजकुमारी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अभी तुरंत ही मेरे साथ चलना होगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमार को उसको रोता हुआ देखकर उस पर दया आने लगी। एक स्त्री के आंसुओं ने उसको पिघला दिया। इस प्रकार उसका मन पिघल गया। अंत में राजकुमार राजी हो गया और कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम रो मत। थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे मिलकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। जैसे ही राजकुमारी ने अपने महल में पैर रखा, तो उसी समय उस महल के सिपाही जाग गए। उन्होंने तुरंत ही राजकुमार को बंदी बना लिया। अपनी करनी पर अब राजकुमार बहुत पछताने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था? तोता ने तो उसे बहुत आगाह किया था, लेकिन वो बार बार गलती किए जा रहा था। इधर सिपाहियों ने उसे बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। राजा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था। राजा ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस युवक को तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो। राजा का ऐसा आदेश सुनकर राजकुमार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इस पर विचार करते हुए राजा ने कहा कि हे युवक, मैं अपना दिया हुआ दंड वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे पहले अगर तुम मेरा एक प्रिय काम कर दो,
तो राजकुमार, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हमारे महल के ठीक बाहर एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। पहाड़ के कारण हमारे महल की सुंदरता फीकी पड़ गई है। यदि तुम 7 दिन के भीतर इस पहाड़ को तोड़कर समतल कर दो, तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और हमारी राजकुमारी चंद्रप्रभा का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। तभी राजकुमार उस महल से बाहर निकलकर उस पहाड़ को देखने लगा। राजकुमार के हाथ में तलवार थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि इतना विशाल पहाड़ है। 7 दिन के भीतर मैं इस पहाड़ को कैसे तोड़ूंगा। राजकुमार ये सोच सोचकर बड़ा परेशान था, परंतु उधर उसके प्राण भी संकट में थे। इसलिए वह अपनी तलवार से ही धीरे धीरे करके उस पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ को तोड़ते तोड़ते 6 दिन हो गए, परंतु वो पहाड़ का एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाया। राजकुमार थका हारा दुखी होकर बैठ गया और उसे अपनी करनी पर बहुत अफसोस होने लगा। राजकुमार मन ही मन कहने लगा, यदि मैंने उस सफेद तोता की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे लिए कितना लाभदायक होता। उस तोता ने मुझे हर बार अच्छी से अच्छी सलाह दी और मैं हर बार उसके विपरीत चलता रहा। राजकुमार बैठा बैठा यही सोच रहा था कि फिर अचानक उसे अपने पैरों के पास उसी सफेद तोता के पंख हिलते हुए दिखाई दिए। राजकुमार ने जब नजर उठाकर देखा तो सच में ही उसके सामने वही तोता खड़ा था। उस तोता ने कहा, कहिए राजकुमार, क्या हाल है? इस बार तुम्हारी मदद करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुमको 6 दिनों से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम पर तरस आ रहा है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। जाओ और तुम जाकर आराम करो, क्योंकि तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक चुके हो। तुम सो जाओ और तुम्हारा ये काम मैं कुछ ही घंटों में निपटा दूंगा। राजकुमार तोता की बात मानकर चुपचाप वहां से विश्राम करने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई और सुबह को जब राजकुमार सोकर उठा और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, उसने देखा कि वहां पर कहीं भी पहाड़ का तो नामो निशान भी नहीं रहा। वहां उस सुंदर सोने के महल का दृश्य दिखाई दे रहा था। यह देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ और वो सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा। तब राजा उसके काम से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और राजा ने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ में कुछ दूर तक चला तो रास्ते में फिर से वही सफेद तोता मिल गया और कहने लगा कि बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ देखकर तुम्हें मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का मृग और सोने का तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वो दोनों चीजें तुम्हारे मतलब की हैं और अब तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्यादा कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तब राजकुमार तोते से कहने लगा कि तोता भाई, अब मुझे सोने का मृग और सोने का तोता मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लूंगा तो बदले में मुझे राजकुमारी को देना पड़ेगा और सोने का तोता लूंगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी चंद्रप्रभा को
उस राजा के लिए ही ले जा रहा हूँ। तब सफेद तोता ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम भूलकर भी मत करना। इस राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब ये तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे राजा को देना मत। तुम एक काम करो, तुम पहले राजकुमारी चंद्रप्रभा को सोने के मिर्ग वाले राजा के पास लेकर जाओ। राजकुमारी को देखते ही राजा प्रसन्न होकर तुम्हें सोने का मिर्ग दे देगा। तुम उसी समय उस सोने के मिर्ग पर सवार हो जाना और सवार होने के बाद उन लोगों से विदा मांगना और राजकुमारी से सबसे आखिर में विदा लेना। और जैसे ही तुम राजकुमारी से विदा मांगने जाओ तो उसी समय राजकुमारी चंद्रप्रभा का हाथ पकड़कर उसे भी मिर्ग पर बिठा लेना और फिर उस मिर्ग को वहां से दौड़ा लेना। राजकुमार तोते की बात बड़े ध्यान से सुनता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। और उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। अब तो राजकुमार तोता की योजना के अनुसार काम करने लगा। जिस राजा का सोने का मृग था, उस राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का मृग दे दिया। राजकुमार तुरंत ही उस मृग पर सवार हो गया और राजा से जाने की आज्ञा मांगने लगा। अंत में वो राजकुमार राजकुमारी के पास गया और राजकुमारी को उठाकर तेज गति में उस मिर्ग को भगाते हुए राजमहल से बहुत दूर निकल गया। वो राजा अपना मुंह ताकता रह गया। इधर एक वृक्ष के नीचे वही सफेद तोता उसका इंतजार कर रहा था और कहने लगा, बहुत अच्छा किया राजकुमार, अब तुम यहाँ से जाने के बाद उस सोने के तोते को भी प्राप्त करो। तुम ये मिर्ग लेकर सोने के तोते के राजा के पास जाओ। वह राजा इस सोने के मिर्ग को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और लोग अक्सर प्रसन्नता में गलतियां करते हैं। कहते हैं, भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे बुरे का विचार त्याग देते हैं। उस समय सोच समझकर काम नहीं करते। तुम उस राजा के हाथ से पिंजरा ले लेना और जब वो सोने का मृग आपसे मांगे तो आप इस मृग की पीठ पर बैठकर भाग जाना और ऐसे में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि तोता ने बताया था। राजकुमार जब अपनी पत्नी के साथ उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सोने का तोता मांगा। राजा ने उस तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो ये समझ रहा था कि ये राजकुमार सोने का मिर्ग मुझे देगा। राजकुमार ने उसे मिर्ग तो नहीं दिया, उल्टा उस मिर्ग पर बैठकर भाग गया। अब तो वो मिर्ग बहुत तेज गति से भागने लगा। बेचारा राजा देखता ही रह गया। इस प्रकार आगे जाने पर उस राजकुमार को वो सफेद तोता फिर से मिल गया। तब राजकुमार ने उस तोते से कहा कि हे भाई, तुमने इतने लंबे सफर में मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी मदद से मुझे ये राजकुमारी, सोने का मिर्ग और सोने का तोता मिल पाया है। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है और मैं तुम्हारे एहसानों को उतारना चाहता हूँ। बताओ इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? तब तोता बोला, राजकुमार, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक तीर चलाकर मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे। तुम मेरे एहसानों से मुक्त हो जाओगे। उस तोता के मुख से ऐसी बात सुनकर
राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि हे तोता भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है। इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में यदि मैं तुम्हारी जान ले लूं तो मुझसे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कौन होगा? ये अपराध मैं नहीं कर सकता। राजकुमार की इन बातों को सुनकर तोता बड़ा आहत होता है और कहने लगा, हे भाई, कि यदि तुम मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो ठीक है, फिर जाओ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें ये 2 बातें बताता हूँ। मेरी इन 2 बातों को तुम हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे आदमी के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। सफेद तोता की बात सुनकर राजकुमार, मित्र, तुम कैसी बातें करते हो? मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा? और मैं भला ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको भला फांसी लगने वाली हो? इस प्रकार वो सफेद तोता राजकुमार को ये 2 बातें बताकर वहां से चला गया और वो राजकुमार भी अपनी पत्नी और उस तोता के साथ उस सोने की मिर्ग की पीठ पर बैठकर अपने महल को चल देता है। चलते चलते वो उसी छोटे से नगर के पास पहुंचता है जहां पर उसने उस गुफा में प्रवेश किया था। जैसे ही वो उस नगर में पहुंचा तो उस नगर के लोग राजकुमार को देखने के लिए घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर से मिर्ग के ऊपर एक राजकुमार, एक और सुंदर सी राजकुमारी बैठी है। राजकुमार के हाथों में एक सुंदर सा सोने का तोता है। ये सब देखकर वो सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब तक राजकुमार ने देखा कि उस नगर के एक बगीचे में बहुत से लोग एक जगह पर इकट्ठे बैठे थे। कुछ शोर सा हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर 2 लोगों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। नगर के लोगों की बात सुनकर राजकुमार उसी तरफ जाने लगा। वहां पर पहुंचकर उस राजकुमार ने देखा कि जिन 2 लोगों को फांसी होने वाली थी वो उसी राजकुमार के दोनों भाई थे। वो लोग इतने दिनों से उसी सजी हुई गुफा में रह रहे थे और वह तरह तरह के बुरे कामों में लुप्त हो चुके थे। सुंदर सुंदर युवतियों के बीच में रहकर उनका चरित्र बिगड़ चुका था। शराब पीने वालों के साथ में रहकर वो शराबी हो गए थे। जवारी लोगों के साथ रहकर वह जुआ खेलने लगे थे। उनके पास जितना धन था वो सारा धन जुए में हार चुके थे। उन्होंने उस गुफा में रहते रहते नगर के लोगों से बहुत सारा पैसा भी मांग लिया था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर अब नगर के लोग उन दोनों राजकुमारों को फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। आखिर भला वो राजकुमार ये सब कैसे होने देता? उसने तुरंत ही जाकर नगर के लोगों से कहा कि भाइयों, आप मुझसे ये पैसे ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उस छोटे राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर नगर के लोग पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब तो छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वो तीनों वहां से आगे के लिए चल दिए। वहां से कुछ दूर जाने के बाद
जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर बड़े राजकुमार ने कहा, चलो भाइयों, हम लोग बड़ी दूर से चलकर आए हैं। इस कुएं के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ से जल पीने के बाद में हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तो वो छोटा राजकुमार ये बात भी भूल गया था कि तोते से विदा लेते समय उस तोते ने क्या कहा था। अब छोटा राजकुमार मिर्ग से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और वहां पर बैठकर आराम करने लगा। तब उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया और उसके बाद दोनों बड़े राजकुमारों ने राजकुमारी को उसी सोने के मृग पर बिठाया और सोने का पिंजरा लेकर वहां से चल दिए। अपने भाई को कुएं में धकेलकर वो दोनों अपने नगर लौट आए। महल में आकर उन दोनों ने कहा कि पिताजी, हम सोने का तोता पकड़कर ले आए हैं। इसी तोता ने हमारे बगीचे में से सोने के फल चुराए थे। इसके साथ साथ पिताजी, हम इस सोने के मिर्ग को भी लेकर आए हैं और इस सुंदर राजकुमारी को भी। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और नगर के लोगों ने भी बहुत खुशी मनाई। लेकिन इस बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह राजकुमारी रोती रही। उसने तो धीरे धीरे कर खाना पीना भी छोड़ दिया और तो और उस मिर्ग ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वो सोने का तोता भी बहुत उदास रहने लगा। तभी राजा ने बार बार कोशिश की। राजा के कोशिश करने पर भी ना तो वो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का मिर्ग। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया और ना ही तोते ने कुछ खाया पिया। उधर वो छोटा राजकुमार तो कुएं में पड़ा था। उसके जो बड़े दो सगे भाई थे वो उसे कुएं में धकेल आए थे, लेकिन भगवान की कृपा से वो मरा नहीं था, क्योंकि उस कुएं में डूबने लायक पानी नहीं था। वो बेचारा कुएं में पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा था। उसे उसी सफेद तोता की बात याद आई और उसकी बात याद करके वो बहुत पछताने लगा। कहने लगा कि यदि मैंने आज उस तोता की बात मानी होती तो आज इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। उधर राजकुमार ने जब उस सफेद तोता को याद किया तो वह तोता उसी समय प्रकट हो गया। तोता कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुम बार बार मेरी बातों को भूल जाते थे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों की मदद मत करना जिनको फांसी होने वाली हो। चिड़िया ये कहानी उस राजा को सुना रही है और वो राजा बड़े ध्यान से सुन रहा है। चिड़िया आगे कहती है कि राजा साहिब, अच्छे से गर्म किया हुआ पानी ठंडा हो जाता है। उसी तरह दुष्ट लोग चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन समय आने पर वो अपनी औकात दिखाई देते हैं। दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए। चिड़िया आगे कहती है कि चाहे कलेजा निकाल कर रख देना, लेकिन ये 3 लोग तुम्हारे कभी भी अपने नहीं हो सकते। नंबर 1, जिसे किसी भी बुरी चीज की लत लग जाती है, जैसे जुआ, शराब, चर्स, गांजा आदि की, और दुष्ट नारियों के झूठे प्रेम में पड़ जाता है।
वो अपनों को भी भुला देता है। नंबर 2, झूठ बोलकर धन कमाने वाला, धन का अत्यंत लालची। नंबर 3, वेश्या और चापलूसी करने वाला। और पहले का शत्रु, ये कभी भी आपके अपने नहीं होते। इन्हें अपना समझने वाला महामूर्ख कहलाता है। चिड़िया आगे कहती है कि राजा साहब, वो सफेद तोता राजकुमार से कहता है, मेरी बातों को तो तुमने खैर नहीं माना, लेकिन मैं आखिरी बार फिर से तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारे लिए एक रस्सी डालता हूँ। तुम इस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। इतना कहकर उस तोता ने एक छोटी सी रस्सी उस कुएं में लटका दी और देखते ही देखते उस रस्सी का आकार बहुत लंबा हो गया। वो रस्सी कुएं में राजकुमार के तक जा पहुंची और राजकुमार उसको पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। तब तोता ने उसे कहा, हे राजकुमार, अब तुम अपने घर के लिए जाओ। लेकिन राजकुमार, तुम होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वो लोग जरूर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। सफेद तोते की इतनी बात सुनने के बाद वो राजकुमार अपने महल को लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। तब उस भिखारी को राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े खुद पहन लिए। राजकुमार वेश बदलकर राजमहल में पहुंचा। वहां उसके पहुंचते ही एक विचित्र बात होती है। जैसे ही वो राजकुमार महल में पहुंचता है तो उसे देखते ही सोने का मृग जो था वह एकदम से आवाज देने लगा और दाना पानी भी खाने लगा। अब तो वो सोने का तोता भी खुशी से आवाजें करने लगा और वह भी खाने पीने लगा। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। उसके चेहरे पर भी खुशी छलकाई। राजा को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, महाराज, मैंने आपको सारी कहानी पहले ही बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। इस राजकुमार के साथ ही मेरा विवाह हुआ है और मैं अपने जीवन में इस राजकुमार के साथ ही रह सकती हूँ। राजा ने पूछा, पुत्री, वो कहाँ है? तब जो व्यक्ति मैले और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, राजकुमारी ने उसी की तरफ इशारा कर दिया और कहा, हे महाराज, ये रहा आपका छोटा राजकुमार। देखते ही देखते राजा ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब तो राजा के अपने छोटे बेटे के प्रति विचार बदल गए। पहले वो उसे बुद्धिहीन मानता था, लेकिन अब वो उसे बड़ा ही बहादुर और शक्तिशाली मानता है और राजा अपने छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद राजा ने राजकुमार को राज सिंहासन सौंपने का फैसला कर लिया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था और महाराज को भी धोखा दिया था। इससे महाराज उन दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज थे। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निकाल दिया। उसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी का छोटे राजकुमार के साथ विवाह हुआ और दोनों
आनंद पूर्वक रहने लगे। अब राजकुमार उस सफेद तोता को नहीं भूल पाया था, जिस तोते ने राजकुमार की सहायता की थी। एक दिन राजकुमार समय निकालकर जंगल की तरफ चला गया उस तोते की तलाश में। बहुत ढूंढने के बाद उसने सफेद तोता को एक टहनी पर बैठे हुए पाया। उस समय तोता बेचारा बहुत उदास था और वो तोता पहले से भी और भी दुबला पतला हो चुका था। राजकुमार को देखते ही तोता ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, कहिए राजकुमार, आज आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब राजकुमार ने जवाब दिया, तोता भाई, मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। चलो, तुम मिल गए हो। तुम चलो, मेरे साथ चलो। वहां पर मेरे साथ रहना। वहां पर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी दिक्कत है और शिकारियों का भी डर बना रहता है। तोता ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, मैं यहीं पर ठीक हूँ। भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? अब जो तुम्हारा काम था वो निकल गया। अब तुम सुखी रहो और अपने राज्य में रहो। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं मित्र, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम्हें महल में देखने के बाद राजकुमारी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी। वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तोते ने कहा, भाई, यदि तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो, तो तुम मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं कोई तोता नहीं हूँ। मुझे जादू के प्रभाव से तोता बना दिया गया है। मैं तो उसी नगर का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में जो ये राजकुमारी तुम्हारी पत्नी है, ये मेरी छोटी बहन है। यदि तुम मुझे तीर चलाकर मार दोगे तो आज मुझे उस जादू से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद फिर से मैं अपने नगर को लौट जाऊंगा। राजकुमार को तोता की ये बात सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत ही अपने धनुष के ऊपर तीर चढ़ाया और तोता के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही वो तोता मर गया और उसी समय एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर वो दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महल की तरफ लौट आए। अपने भाई को देखकर वो राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है। अब कुछ दिन वहां पर रहकर वो राजकुमार अपने नगर को लौट जाता है। चिड़िया इतनी कहानी उस राजा को सुनाती है और कहती है, देखा राजा साहिब, किस तरह भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। अब राजा को उस बूढ़ी चिड़िया की बात समझ में आ जाती है और राजा अपने दोनों भाइयों को कारागार में डलवा देता है। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नई एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।